हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने जा रहे हैं। आमतौर पर प्रतियोगी छात्र जिस परीक्षा की तैयारी करते हैं उसको लेकर तमाम वे मैटर अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं, टाइम टेबल इत्यादि भी बना लेते हैं और कई जगह से गाइडेंस इत्यादि भी ले लेते हैं। लेकिन फिर भी उनके मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, किस पुस्तक को सबसे पहले पढ़ें, किस पुस्तक को सबसे बाद में पढ़ें, कौन सा प्रैक्टिस सेट खरीदें उसको सॉल्व करें, या फिर ऐसे भी परीक्षार्थी होंगे जो कि कई सालों से एक ही एग्ज़ाम दे रहे होंगे और उनके सामने समस्या होगी कि किस कमी की वजह से ये परीक्षा हम नहीं पास कर पा रहे हैं, क्या कमी रह जा रही है। आमतौर पर मेरे चैनल से जितने लोग जुड़े हैं उन्हें ये मालूम होगा कि जब मैं खुद इस चैनल पर आया और स्टार्ट किया, इसके पीछे घटना थी, कोरोना शुरू हुआ था और मुझे लगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमें बातचीत करना चाहिए, लोगों से जुड़ना चाहिए, तो इसको लेकर मैंने स्टार्ट किया। और शुरुआत में मुझे भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी कि मैं किस विषय से इसकी शुरुआत करूं, कौन सी वीडियो पहले बनाऊं, क्योंकि बनाना तो था लेकिन मन में तमाम तरीके के सवाल उत्पन्न हो रहे थे। ऐसे ही जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो आपके सामने तमाम तरीके की समस्याएं आती हैं। तो पहली बात यह है कि किसी न किसी जगह से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर तैयारी के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले जिस परीक्षा की आप तैयारी करने जा रहे हैं उसके पाठ्यक्रम को आप डाउनलोड करके, प्रिंट आउट करके और बाकायदे उसका आप रिव्यू करें। कई बार आप देखेंगे कि पाठ्यक्रम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आप बहुत पहले से जानते होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए नई होंगी, तो उन नई चीज़ों को आप पढ़ने की कोशिश करें। मैंने कई बच्चों से बातचीत की जो कि इस चैनल से जुड़े हुए भी हैं। उन्होंने फ़ोन किया किसी तरीके से, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास हिंदी साहित्य की तमाम किताबें हैं। तो मैंने फ़ोन पे ही कुछ किताबों का नाम लिया तो उन्होंने कहा कि ये भी किताब मेरे पास है, ये भी किताब मेरे पास है, यानी कि जितनी भी प्रामाणिक किताबें होनी चाहिए सब उनके पास थी। लेकिन वो कंफ्यूज थे कि किस किताब को हम सबसे पहले पढ़ें। आमतौर पर जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करने जाते हैं तो परीक्षार्थियों के पास सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं, लेकिन उनके सामने एक ही चीज़ की कमी दिखाई पड़ती है, वो है समय। कई लोगों के मुंह से मैंने सुना कि हमारे पास केवल 5 महीने बचे हुए हैं, क्या मैं इस परीक्षा की तैयारी कर सकता हूं? तो प्रतियोगी छात्रों के सामने किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी है तो समय का। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम भी कोशिश करते हैं कि कम समय का वीडियो बनाएं ताकि आप लोग बोर ना हो। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक अगर क्लियर करना पड़ता है तो इसके लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है। शुरुआती वीडियोज मेरी देखे होंगे आप तो लगता होगा कि दुनिया का सबसे हताश, निराश और एक तरीके से थका हुआ टीचर मैं लग रहा था, क्योंकि मुझे तकनीकी तौर पे एडिट करने नहीं आता था। तो वीडियो जैसा मैं शूट करता था वैसा ही डाल देता था। इस तरीके से पैरेलल मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि किसी भी काम को आप करते हैं तो धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आती है, धीरे धीरे आप उसको अपनी शक्ति बनाते हैं। तो जब भी आप तैयारी करने जाते हैं तो आपके सामने तुरंत 5-6 बाधाएं तो आकर खड़ी हो जाती हैं। पहली बाधा होती है कि टाइम को कैसे मैनेज करें। जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों के पास सबसे अगर कोई चीज़ कम पड़ रहा है तो वो समय पड़ रहा है। अगर खुदा ना खास्ता आपको 30 से 35 मिनट का वीडियो दे दिया जाएगा तो आप पहले टाइम देखेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि इसमें क्या बताएगा होगा। 5-10 मिनट वाला वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। मतलब कहने का ये नहीं है कि आप लोग देखना पसंद करते हैं, बहुत सारे, ये मैं ओवरऑल औसत की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप वीडियोज देखेंगे हो सकता है कि शुरू में आपको चीज़ें नहीं समझ में आऊँ, फिर धीरे धीरे लगेगा कि हो। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं संकेत भी करूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सर क्या कहना चाहते हैं। तो ये क्या है, क्योंकि आपने हमें समय दिया और हमने आपको समय दिया। इसलिए जब भी आप कमेंट्स करते हैं तो ऐसे लगता है कि आप मेरे सामने बैठकर बात कर रहे हैं और एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मुझे इसका जवाब देना है। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि आप टाइम को बहुत ही बॉन्ड करके मत रखिए कि इतने समय में हमको इसकी तैयारी करना है, इतने समय में इसकी तैयारी करना है, ऐसा कुछ नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के पास वो तमाम प्रामाणिक किताबें
होंगी। बस उनको आपको पढ़ने का एक तरीका मालूम होना चाहिए कि किस किताब को सबसे पहले पढ़ना शुरू करें, किस किताब को बाद में पढ़ना शुरू करें, किस प्रैक्टिस सेट को पहले हल करें, किस प्रैक्टिस सेट को बाद में हल करें। तो देखिए, ध्यान रखिए कि जो किताब आपको पढ़ने में सबसे अच्छी लग रही हो, जिसकी भाषा शैली सबसे अच्छी हो, उसको 10 से 15 दिन आप कंटिन्यू पढ़िए। कई बार बच्चों के पढ़ने का मैंने पैटर्न देखा है कि एक दिन में एक किताब को 10-15 पेज पढ़ते हैं, फिर इसके बाद दूसरे दिन दूसरी किताब को 10-15 पेज पढ़ते हैं, फिर तीसरे दिन तीसरी किताब को पढ़ते हैं। तो फिर क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। इसलिए एक किताब उठाइए और उसको लगातार आप पढ़ते जाइए। आमतौर पर मैंने एक समस्या देखी है कि हिंदी साहित्य का इतिहास का अगर मैं उदाहरण दूं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को लेकर प्रतियोगी छात्रों में थोड़ा सा डर सा रहता है कि इस किताब को मैं कैसे पढूं। लेकिन उसके न पढ़ने के स्थान पर तमाम दूसरी किताबों को आप पढ़ते हैं, फिर भी आपके दिमाग में ऐसा लगता है कि शुक्ल से अगर प्रश्न आ जाएगा तो मैं नहीं सही कर पाऊंगा। आपके अंदर एक डर सा बना रहता है। तो क्यों ना सबसे पहले 10-15 दिन आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को ठीक से पढ़ना शुरू करें। हो सकता है कि शुरू में आप लड़खड़ाएंगे। जब शुरुआत की बात आती है तो मेरे दिमाग में तुरंत क्रिकेट का ध्यान आता है, क्योंकि क्रिकेट को मैंने अपने जीवन में काफ़ी जीने की कोशिश की और उसको अपने करियर का एक हिस्सा भी बनाया। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। तो शुरुआत आप देखेंगे क्रिकेट में कई बार किसी भी टीम की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे जाकर विकेट बहुत सारे गिर जाते हैं, तो जो अच्छी शुरुआत रहती है वो धरी की धरी रह जाती है और टीम हार जाती है। कई बार आपने सुना होगा बहुत ही ठोस शुरुआत हुई है, और ठोस का मतलब धीमे से शुरुआत होती है और अंत तक जाकर अच्छी बैटिंग होती है, अच्छा स्कोर हो जाता है। उसी तरीके से आपके पढ़ाई लिखाई में भी है कि जब भी आपने जिस फॉर्म को अप्लाई किया, उस फॉर्म की तैयारी, उस परीक्षा की तैयारी आप करना शुरू कर दिए। शुरू में आपने खूब 1-2 महीने बढ़िया से किया, लेकिन जैसे ही डेट अनाउंस हुई आपके सामने तमाम तरीके की बाधाएं उत्पन्न हो गई, पारिवारिक रूप से, रिश्तेदारी के रूप में, या फिर खुद आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक रहा और आप बीमार हो गए। कई बच्चों ने कमेंट्स किया कि वो नेट की तैयारी अच्छा कर रहे थे, उनको डेंगू हो गया, किसी को कुछ हो गया। तो आप मौसम के अनुसार अपने को सुरक्षित करते हुए भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो जो बच्चे शुरुआत अभी करना चाह रहे हैं, मतलब अभी उनको पहला दूसरा अटेम्प्ट हुआ है परीक्षा में बैठते हुए, तो वो क्या करें कि सबसे पहले बेसिक किताबें जितनी हैं, बेसिक किताबों को लेकर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाया है और उसको आप देखिए। आज यहाँ पर बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, एक हमेशा इस चीज़ की डर बनी रहती है, तो वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए। फिर उनको आराम से 10-15 दिन 20 दिन समय दीजिए। समय देने के बाद आपका मन खुद लग जाएगा उसमें। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पाठ्यक्रम को भी बहुत अच्छे से समझ गए हैं और किताबों को भी पढ़ लिए हैं, फिर भी उनके दिमाग में नहीं आ रहा है कि मेरी तैयारी है कि नहीं है। तो वो क्या करें कि एक बार अपने को कंसंट्रेट करके टाइम टेबल बना के, और जो जो पॉइंट्स उनको सिलेबस के अनुसार देख रहे हैं और दिमाग में बैठती जा रही है कि ये मेरे लिए ईजी है, तो उसको छोड़ दें। जो कठिन है उस पर थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश करें और प्रैक्टिस सेट को हल करें। ठीक है, जो ज़्यादा दिन से परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए, जो अभी तैयारी शुरू की हैं वो भी टाइम टेबल बनाएं और प्रामाणिक किताबों को पढ़ लें। पढ़ने के बाद फिर प्रैक्टिस सेट को देखते रहें। और इस चैनल से जुड़े हैं तो मैंने तमाम प्रश्नों को हल करने के लिए अलग अलग एंगल से अलग अलग वीडियोज़ बनाए हैं। उन वीडियोज़ को लगातार आप फॉलो करते रहें और नोट्स बनाते जाएँ। आज के लेक्चर के दौरान मैं आपको यूजीसी नेट जब मैं आपको पढ़ाने जाता हूं, या फिर प्रवक्ता की तैयारी कराने जाता हूं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के बारे में बताता हूं, तो खुद पहले नोट्स बनाता हूं, फिर उस नोट्स के थ्रू ही आप लोगों के सामने आने की कोशिश करता हूं। तो मैं आज नेट के एक छोटे से सिलेबस के साथ डेमो देने की कोशिश करूंगा कि मैं आखिरकार नोट्स बनाता कैसे। चलते हम सीधे बात करते हैं कि कैसे सिलेबस को रिव्यू करें, फिर नोट्स बनाएं, और वही जो आपका सिलेबस है एक छोटा सा नोट्स के रूप में आपके सामने आ जाएगा। कि जब भी हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो उसकी शुरुआत कैसे करें, इसको लेकर तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थियों के दिमाग में सवाल बनते हैं और उनके सामने समस्याएं आती हैं कि कहाँ से शुरू करें, कौन सी किताब सबसे पहले पढ़ें, क्या करें। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी को इस लेक्चर में कुछ बताने की कोशिश करूँगा। और मैं याद करूँगा कि जब खुद मैं आप सभी को पढ़ाने के लिए इस चैनल पर आया और इसे ज्वाइन किया और स्टार्ट किया, तो मेरे सामने भी एक समस्या आई कि मैं तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं, नेट, प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की तैयारी कैसे कराऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, मैं कहां से शुरू करूं।
तो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैंने क्या किया कि नेट का सिलेबस डाउनलोड किया और उसको प्रिंट आउट करके उसका मैंने एक तरीके से रिव्यू किया, क्योंकि हम जब नेट पास किए थे तो वो सन 2010 और 11 का था। तब से सिलेबस में बहुत सारा बदलाव भी आ गया था। ऐसा नहीं था कि हमने इस सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी थी, बहुत सारी चीज़ों से हम परिचित थे, लेकिन फिर भी हमने प्रिंट आउट करके देखिए पीडीएफ मैंने मोबाइल में नहीं रखा, बल्कि उसको प्रिंट आउट करके अपने स्टडी रूम में लगाया और जब भी समय मिलता उसका रिव्यू मैंने किया। इसके बाद यहाँ तक मैं केवल प्रिंट आउट तक ही सीमित नहीं रहा, अपने हाथ से पढ़ाने के लिए इसको एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म जो होता है, ताकि क्विक तरीके से हम सिलेबस को एक बार रिव्यू कर लें और तुरंत जो चीज़ें हैं याद आ जाएं, तो मैंने उसको हाथ से भी लिखने की कोशिश की। तो सबसे पहले मैंने कोशिश की कि जो काव्य है पृथ्वीराज रासो पढ़ना था। पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत एक रेवा तट नाम करके जो इसका अंश है उसको आप सभी लोगों को पढ़ना था। तो मेरे दिमाग में आया कि पृथ्वीराज रासो के बारे में तो हम जान रहे हैं, ये रेवा तट हमारे लिए नया है, तो इसका हमने अध्ययन किया, जो कि आपकी तैयारी के दौरान मैंने उसको अपलोड भी किया है। फिर पृथ्वीराज रासो का जो समय है उसको मैंने बगल में लिखने की कोशिश की, ताकि हमारा भी जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज है वो बरकरार रहे। इसके बाद हमें अमीर खुसरो पढ़ना था, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ पढ़ना है, तो उसको भी हमने नोट किया। फिर विद्यापति की पदावली पढ़ना था। विद्यापति की पदावली को लेकर अलग अलग संपादकों ने किताबें निकाली हैं, जिसमें कि शिव प्रसाद सिंह की और राम वृक्ष बेनीपुरी की किताब काफ़ी फेमस रही है, लेकिन नेट की परीक्षा में आप देखेंगे कि नरेंद्र झा की किताब को आपको पढ़ना है। तो इस किताब को हमने पढ़ने की कोशिश की और विद्यापति के समय सीमा को भी हमने देखा कि कब से कब है। फिर कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो देख रहे हैं आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को हमने बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखा है, बल्कि HBD लिखकर इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में याद करने की कोशिश की। और जो कबीर नामक पुस्तक थी 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इसको हमने लिखा। फिर इसके बाद जैसे ग्रंथावली हमें पढ़ना है, वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, तो हमने शॉर्ट फॉर्म में इसको ARS लिख लिया, ताकि हम खुद इसको समझ जाएं कि कौन से राइटर हैं। और नागमती वियोगखंड, आप देख रहे हैं नागमती वियोगखंड को भी हमने बड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है। और फिर मुझे लगा कि जैसे ग्रंथावली आखिरकार प्रकाशित कब हुई थी, तो 1925 में हुई थी, तो इसके सामने हमने 1925 लिख दिया, ताकि जब हम दोबारा इस सिलेबस का रिव्यू करें तो तुरंत सन सहित जो भी तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं उनको लेकर हमें कोई कन्फ्यूजन न हो। इसके बाद हमने देखा सूरदास पढ़ना है। सूरदास में भ्रमर गीत सार पढ़ना था, जिसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो उनको भी देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखे। और सूरदास कब प्रकाशित हुआ था, यानी कि भ्रमर गीत सार का संपादन कब किया था, तो 1924 ईस्वी में। इसके बाद तुलसी को पढ़ना था, रामचरितमानस, उसमें भी उत्तरकांड को पढ़ना है, तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और उत्तरकांड यानी कि तुलसी नाम की जो रचना लिखी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने 1923 में। एक तरीके से ये सब आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, जबकि हम डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक के आधार पर हिंदी आलोचना पर बात कर रहे हैं, और इसके बारे में हमने बताया भी था। तो इस तरीके से हमने सिलेबस के पॉइंट्स को अपने हाथ से खुद लिखने की कोशिश की, ताकि एक तरीके से सिलेबस से हमारा लगाव हो जाए, हमको ये पता हो जाए कि क्या क्या पढ़ना है। इसी तरह से बिहारी सतसई हमें पढ़ना था, जगन्नाथ दत्त रत्नाकर का, तो ये 1921 में हुई। ये जानकारी हमको जब हमने बिहारी सतसई पढ़ना शुरू किया तब हुई, तो इसको नोट कर लिए। इसी तरीके से घनानंद कवित्त पढ़ना है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, तो इसको नोट कर लिए। कहने का मतलब ये है, नोट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये है स्टार्टिंग, कि जिस भी हम परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं उसके सिलेबस को एक बार हाथ से ज़रूर लिखने की कोशिश करें, क्योंकि हाथ से लिखेंगे तो एक तरीके से उस परीक्षा की तैयारी में आप अपने एक कदम को आगे बढ़ाएंगे। वरना अगर आप मोबाइल में PDF, कंप्यूटर में PDF या फिर वीडियोज डाउनलोड करके रखे रह जाएंगे और आपका दिल उतना नहीं लगेगा। तो उसी चीज़ को बताने के लिए खुद मैंने अपने नोट्स को उठाया और हूबहू बताने की कोशिश की। मैंने कुछ इसमें ऐड भी नहीं किया, जैसा लिखा था, जो चीज़ छूट गई थी उसको मैंने छोड़े रखा, क्योंकि मानव का एक स्वभाव है, वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है, फिर भी कंप्लीट होने की कोशिश तो करता ही है। इसी क्रम में हमने देखा मीरा का काव्य नामक जो पोर्शन लगा हुआ है विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक, ये कब प्रकाशित हुई, तो खोजा मैंने तो 1989 में दिखाई पड़ा। इसी तरह से प्रिय प्रवास हरिऔध का 1914 में, भारत भारती 1912 में, मैथिली शरण गुप्त की 2 रचनाएं आपको पढ़ना है। तो कम से कम नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के मन में एक ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि किस कवि की कितनी रचनाएं लगी हुई हैं, तो इसकी ये जानकारी होनी चाहिए, और वो रचना कब प्रकाशित हुई है ये सब भी मालूम होना चाहिए। जब मैं पूरे अपने पाठ्यक्रम को डिस्कस कर लूँगा यहाँ पर, तो आपको लगेगा कि ये तो केवल पाठ्यक्रम नहीं था, छोटा मोटा नोट्स हो गया।
तो ऐसे ही आप शुरू में तैयारी करते हैं, पाँव आपके लड़खड़ाएंगे, लेकिन वही पाँव एक बार ऐसे जम जाएंगे कि आप केवल नेट ही नहीं बल्कि टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और न जाने कहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये केवल मैं कल्पना ही कर सकता हूँ और आप लोग भी कल्पना कर सकते हैं। तो 1931 में साकेत हो गया, ये भी आप जान रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त का है। 1925 में आंसू आपको पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद का। प्रसाद की भी 2 रचनाओं को पढ़ना है, आंसू और कामायनी। तो मैंने देखिए डेट भी लिख दिया है कि कब कब प्रकाशित हुई, क्या हुआ, ईयर। तो 1935 में कामायनी। कामायनी के 3 सर्गों को आपको पढ़ना है इसमें, तो उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा SLI, यानी कि श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा। अब कई बार जब मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को तो बताता हूँ कि 15 सर्ग है, तो ये तीनों सर्ग किस किस संख्या पे मौजूद हैं ये याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जब आप लिखेंगे तो आपके मन में प्रश्न भी उठेंगे, ठीक है। जब थोड़ा सा अपने में एक्टिव चीज़ों को लाएंगे तभी आप परीक्षा के प्रति आगे बढ़ेंगे, कदम आपके आगे बढ़ते जाएंगे। वरना PDF में ढेर सारी चीज़ें आप सेव करके रखेंगे, पता चला कभी डिलीट हो गया, कभी आपके मोबाइल का जो डाटा है वो ज़्यादा हो गया, GB कम पड़ जा रहा है। ये सारी समस्याएं अनावश्यक आती रहती हैं, आप लोग भी इससे परिचित हुए होंगे। आगे बात करते हैं तो जूही की कली। अब निराला की बारी आ गई। निराला ने 1916 में जूही की कली लिखा। जागो फिर एक बार इनकी कविता पढ़ना है, सरोज स्मृति पढ़ना है, राम की शक्ति पूजा। देखिए राम की शक्ति पूजा को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। कुकुरमुत्ता पढ़ना है, बाधो न नाव इस ठाव बंधु। तो एक तरीके से निराला की कई सारी रचनाओं को पढ़ना है। उनके प्रकाशन वर्ष को भी मैंने लिख दिया कि कौन कौन कब कब प्रकाशित हुई हैं। इसी तरीके से सुमित्रानंदन पंत को भी पढ़ना है। सुमित्रानंदन पंत की भी रचनाओं को हमने एक जगह कलेक्ट किया और देखा कि कितनी इनकी रचनाएं हैं। कुल 3 रचनाएं यहाँ पर हमें दिख रही हैं और कब कब ये प्रकाशित हुई हैं, कब कब ये इनका प्रकाशन हुआ है, तो वो भी ईयर भी लिखा गया है। इस तरह से आप भी नोट्स बनाते जाइए, उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लिखते जाइए। लिखेंगे तो आपको ज़्यादा इसका फायदा मिलेगा। इसी तरीके से महादेवी वर्मा की रचनाओं को हमने देखा कि बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ, ये नीरजा में संकलित है। मैं नीर भरी दुख की बदरी, ये शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हैं और आंख बंद करके तुरंत आप बता देंगे कि ये किसका है। और फिर विकल है प्राण मेरे, ये दोनों कविताएं सांध गीत में संकलित हैं। तो आप देख रहे हैं कि पाठ्यक्रम में ही कई ऐसे आंसर आपको मिल जाएंगे जिनके लिए आपको ढेर सारे ऑब्जेक्टिव किताबें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, ये दीप शिखा में है। तो अभी हाल ही में मैंने रचनाओं के प्रकाशन वर्ष के बारे में एक कालक्रम के दृष्टिकोण से वीडियो बनाया था। तो ये सब मैंने कहाँ से लिया फैक्ट, ये खुद आप लोगों को पढ़ाने के लिए हमने खुद मेहनत किया है। यूं ही आकर कुछ बोलकर चले जाने की कभी आदत नहीं रही है। इसीलिए मुझे लगा कि खुद का नोट्स आप लोगों को दिखाना चाहिए कि पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है। इसी तरीके से महादेवी वर्मा के बाद हमने देखा कि दिनकर की 2 रचनाएं शामिल हैं, उर्वशी और रश्मिरथी। तो कौन सा खंड पढ़ना है, तीसरा खंड। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि उर्वशी में इसका मतलब और भी कई खंड हैं, ठीक है। तो उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ, 1961, रश्मिरथी 1952। तो ये ध्यान में रखिए कि दिनकर की ये कौन कौन सी रचनाएं हैं। बाकी नागार्जुन की ढेर सारी कविताएं लगी हुई हैं, जिसमें कि कालिदास, बादल को घिरते देखा, ये काफ़ी फेमस कविता रही, आप पढ़े भी होंगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। अकाल और उसके बाद, ये तो और फेमस कविता है। खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। तो इन कविताओं को मैंने सिलेबस पर से देखा और फिर अपने हैंड राइटिंग में इसको लिखा। सिलेबस में ये सभी ईयर वाइज नहीं दिया, इसके बगल में हमने लिखा, जो कि बाद में आपको नोट्स के रूप में दिखने लगेगा। और यहाँ पर यह भी देखने की कोशिश की कि कौन कविता किस संग्रह में संकलित है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर युगधारा नाम की एक इनकी कविता संग्रह है नागार्जुन की। इसी तरीके से युग की गंगा नाम से कविता संग्रह है केदारनाथ अग्रवाल की। ये दोनों रचनाएं कभी भी परीक्षा में पूछी जाती हैं तो एक ही साथ ऑप्शन में रहती हैं, जो कि तमाम तैयारी करने वालों को के लिए एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट करने लगती हैं। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपके ध्यान में तुरंत आ जाएगा कि युगधारा नागार्जुन की है, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है। ये सारी चीज़ें मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नोट्स बनाने में कभी हमने कोताही नहीं बरती है। अगले जो रचनाकार हैं यानी कि कवि हैं अज्ञे की भी कई रचनाओं को पढ़ना है, जिसमें कि कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीड़ा, कितनी नाव में कितनी बार। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रकाशन वर्ष भी उनके लिखे गए हैं और कौन सी कविता किस संग्रह में है ये भी यहाँ पर हमने लिख दिया कि बावरा अहेरी में कौन कौन सी रचनाएं, आंगन के पारद्वार में कौन कौन सी रचनाएं शामिल की गई हैं। खासतौर से असाध्य वीड़ा ज़्यादा फेमस है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि कब प्रकाशित हुई है और किस में ये संकलित है। इसी तरीके से अगले रचनाकार के बारे में बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र की 2 रचनाओं को आपको पढ़ना है, गीत फरोश
सतपुड़ा के जंगल, और ये दोनों रचनाएं जो हैं गीत फरोश में संकलित हैं। तो इसको मैंने GF लिख दिया, ठीक है, गीत फरोश, अपने समझने के लिए। बाकी यहाँ पर ईयर आप देख रहे हैं कि दोनों लगभग एक ही वर्ष में प्रकाशित हुई थी। इसी तरीके से अगले कवि हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की भी 3 रचनाओं को आपको पढ़ना है, उनके प्रकाशन वर्ष को भी हमने बगल में लिख दिया। भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, और ये सब संकलित कहाँ है? चाँद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे ही लिख लिख कर आप पहले शुरू में कोशिश कीजिए, तब आपके कदम आगे बढ़ेंगे, लड़खड़ाएंगे नहीं तो तमाम आप किताबें रखे के रखे रह जाएंगे। कभी किसी किताब को पढ़ेंगे, कभी किसी किताब को पढ़ेंगे, फिर आपका मन उब जाएगा, आपको लगेगा कि मैं तो टीचर बनने के लिए बना ही नहीं था, मुझे तो सिविल सर्विसेज में जाना था, मुझे तो ये काम करना था, मुझे तो वो काम करना था, तो फिर दिक्कत होने लगेगी। अब आगे बात करते हैं। धूमिल की कुछ रचनाएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटी और संसद, और ये 2 संकलन हैं यहाँ पर, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे। तो देखिए, एक तरफ जो कविताएं लगी हैं उनका प्रकाशन वर्ष है। धूमिल की ज़्यादातर कविताएं 1972 में लिखी गई हैं, और इनके 2 संकलन, संसद से सड़क तक 1972 और कल सुनना मुझे 1977 में आए। तो ये कविताओं का पोर्शन था। मैंने बताया कि कैसे आप लोगों को पढ़ाने के क्रम में खुद हमने नोट्स बनाया, उसको समझने की कोशिश किया, तब हम आपको सामने आकर बताने की कोशिश करते हैं। अगर उपन्यासों की बात करें तो हमने लिखने में तनिक भी कोताही नहीं की। उपन्यासों में 1870 में देवरानी जेठानी की कहानी गौरी दत्त द्वारा, क्योंकि ये याद करना जरूरी था, इसलिए उपन्यासकार का मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया। इसके बाद 1882 में परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु में अगर बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत इसके राइटर का नाम आ जाना चाहिए। 1936 में गोदान, 1940 में शेखर एक जीवनी, 1946 में बाण भट्ट की आत्मकथा, 1954 में मैला आंचल, 1958 में झूठा सच, 1972 में मानस का हंस, 1968 में राग दरबारी, 1979 में जिंदगी नामा, 1971 में आपका बंटी, 1972 में धरती धन्य अपना, ठीक है। तो जिन जिन उपन्यासों का नाम लिया, जैसे ही कोई नाम ले तुरंत आपके सामने उसके राइटर का नाम आ जाना चाहिए, तब लगेगा कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। लिखेंगे तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कहानी की, तो कहानी के प्रकाशन वर्ष को लेकर थोड़ा कम सवाल बनते हैं, तो इसलिए जिन जिन कहानियों का मुझे प्रकाशन वर्ष पहले शुरू में पता चल गया, जैसा कि मैंने बताया कि जो चीज़ मैं अभी आप लोगों को पढ़ाने के क्रम में नोट किया था, उसी चीज़ को यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, वरना बाद में मैं इसको ऐड भी कर सकता था, लेकिन रियलिटी और वास्तविकता और सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती है, उसी कीमत को मैंने बचा कर रखा है। जब आपको कहानियों का एक समग्र वीडियो मैंने बनाया था, तो इसमें प्रकाशन वर्ष इत्यादि हमने बताया कि कब कौन कौन कहानी प्रकाशित हुई, लेकिन यहाँ पर उस समय पढ़ते समय मेरे दिमाग में जो कहानियों का प्रकाशन वर्ष याद था उसको मैंने नोट कर लिया। ये भी क्या है, एक पढ़ने का तरीका है, ठीक है। तो आप देखेंगे बंग महिला, जो कि राजेंद्र बाला घोष के नाम से जानी जाती हैं, इनकी 2 कहानियों को पढ़ना है आपको, चंद्रदेव से मेरी बातें और धुलाई वाली। इसी तरीके से एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की कहानी पढ़ना है, 1901 में प्रकाशित हुई छत्तीसगढ़ पत्रिका में। तो ये तुरंत देखते समय आपके दिमाग में ये सारे प्रश्न आने चाहिए। राही नामक कहानी लिखी सुभद्रा कुमारी चौहान ने, तो यहाँ पर मैं कुमारी चौहान लिख दिया, तो इस चीज़ को मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोग भी तुरंत समझ गए होंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान है। आमतौर पर आपने झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए जानते रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर एक कहानीकार के रूप में आप देख रहे हैं। इसी तरीके से ईदगाह प्रेमचंद ने लिखा, दुनिया का अनमोल रतन प्रेमचंद, तो प्रेमचंद की 2 रचनाएं आपको पाठ्यक्रम में पढ़नी है। तो ये सब क्लियर होना चाहिए कि किस रचनाकार की कितनी कितनी रचनाएं हैं, ठीक है। कानों में कंगना, जो कि राजा राधिका रमण सिंह, राजा रमण प्रसाद सिंह या फिर राधिका रमण प्रसाद सिंह, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, ठीक है। तो इनका पूरा नाम है कानों में कंगना। उसने कहा था गुलेरी, उस 1928 में प्रकाशित हुई आकाशदीप प्रसाद की, और उसने कहा था तो प्रकाशन वर्ष याद रखिए 1915। तो ये जो इंपॉर्टेंट कहानियाँ रहीं उनका प्रकाशन वर्ष भी हमने लिखा है बगल में। जब आप भी नोट्स बनाएं तो उसको लिखते जाइए। अपना अपना भाग्य जैनेंद्र, तीसरी कसम लाल पान की बेगम, यानी कि 2 कहानियाँ आपको फरीशोनाथ रेणु की पढ़नी है। इसके बाद गैंग्रीन अज्ञे की कहानी आपको पढ़ना है, जिसका कि दूसरा नाम है रोज, ठीक है। जब आप पूरी कहानी पढ़ेंगे तो आपको दोनों शीर्षक समझ में आ जाएगा कि रोज इसका नाम क्यों था या फिर गैंग्रीन इसका नाम क्यों था। अमृतसर आ गया चीफ की दावत, ये भीष्म साहनी की कहानी है। तो अमृतसर आ गया की विषय वस्तु क्या है, चीफ की दावत की विषय वस्तु क्या है, दोनों की विषय वस्तु अलग अलग है। तो एक ही रचनाकार की 2 रचनाओं को क्यों शामिल करना पड़ा है पाठ्यक्रम में, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद जो अगली रचना है सिक्का बदल गया,
कृष्णा सोबती की, यानी कि महिला लेखिका के वजह से इनको भी इसमें शामिल किया, सिक्का बदल गया। इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर, यह हरिशंकर परसाई की कहानी है, ठीक है। पिता ज्ञानरंजन, राजा निर्बंसिया कमलेश्वर, परिंदे कहानी को नई कहानी की पहली कहानी माना जाता है, जो कि निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई है। तो एक तरीके से जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपके दिमाग में ये भी बैठ जाएगा कि कौन चीज़ किस विधा में है। मान लीजिए कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि दुनिया का अनमोल रत्न किस विधा में, तो आप जानेंगे कि मैंने जब पाठ्यक्रम को देखा था और अपने हाथ से लिखा था तो वो कहानी सेक्शन में थी। या फिर आ जाए कि कानों में कंगना क्या है, तो जो पढ़ा रहेगा वो कहानी बताएगा, जो नहीं पढ़ा रहेगा वो उपन्यास बताएगा, जो और नहीं पढ़ा रहेगा वो निबंध बताएगा। तो सबकी अपनी अपनी क्षमता है, ठीक है। तो बस इस वीडियो लेक्चर को डालने का मतलब यही था बस कि आप सिलेबस को प्रिंट आउट करके तो रखिए ही, बाद में उसको अपने हाथ से लिखिए भी, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कैसे लिखना है उसी चीज़ को बताने के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। अगर नाटक की बात करें तो नाटक में अंधेर नगरी पढ़ना है, भारत दुर्दशा यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 नाटकों को पढ़ना है और दोनों नाटकों के मैंने प्रकाशन वर्ष को यहाँ पर लिखा है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद के 3 नाटकों को पढ़ना है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, तो ये जयशंकर प्रसाद का हो गया। धर्मवीर भारती के अंधायुग को पढ़ना है, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि नाटक का इतिहास आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मतलब नाटक के इतिहास की शुरुआत भारतेंदु से है, फिर प्रसाद आ रहे हैं, फिर भारती आ रहे हैं, फिर मोहन राकेश आगे आ जाएंगे, ठीक है। इसी में एक रचना डाल दी गई सिंदूर की होली, जो कि माने जाते हैं एक तरीके से प्रयोगवादी नाटककार के रूप में माने जाते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है। लक्ष्मी नारायण लाल नाम के भी एक नाटककार हैं, तो इन दोनों को आप ध्यान में रखिए। बाकी मोहन राकेश के 2 नाटकों को पढ़ना है, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, दोनों का मैंने प्रकाशन वर्ष यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इस तरीके से आप नोट्स बनाते जाइए और आपका देखेंगे कि सिलेबस को पढ़ते पढ़ते आपका एक छोटा सा नोट्स बन जाएगा। 1954 में आगरा बाजार नाम से हबीब तनवीर ने लिखा, फिर 1974 में बकरी नाम से सरसर दयाल सक्सेना ने लिखा। तो अपने समझने के लिए हमने कई लोगों का इसमें शॉर्ट नाम भी लिख दिया है। तो ऐसे ही आप भी अपना नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए। इसी तरीके से अगले जो रचनाकार हैं शंकर शेष, उनकी रचना को पढ़ना है एक और द्रोणाचार्य, ठीक है, जिसका प्रकाशन 1976 में हुआ। अंजो दीदी उपेंद्रनाथ अश्क ने लिखा 1955 में। महाभोज मनु भंडारी ने लिखा 1982 में। तो महाभोज जो है उपन्यास भी है और इसका नाट्य रूपांतरण भी हुआ, तो आपके सिलेबस में नाट्य रूपांतरण वाला पोर्शन रखा गया है। अगर निबंध की बात करें तो निबंधों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 निबंध पढ़ने हैं, दिल्ली दरबार दर्पण, जिसका प्रकाशन 1877 में हुआ। भारतवर्ष में उन्नति कैसे हो सकती है, 1884 में मैंने स्पीच दिया था, फिर उसको लिख दिया गया। फिर शिवमूर्ति जो कि प्रताप नारायण मिश्र को अपने समझने के लिए मैंने PN मिश्र लिख दिया, ठीक है। फिर 1903 में शिव शंभू के चिट्ठे नाम से लिखा बालकृष्ण भट्ट, तो मैंने BK भट्ट लिखा है, जो कि भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। तो जो भी जानकारी है उसको यहाँ पर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि लगातार आपकी तैयारी शॉर्ट में ही बहुत जल्दी से हो जाएगी। 1909 ईस्वी में कविता क्या है लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। बाद में 1939 में चिंतामणि में इसको शामिल किया गया। इसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोनों को मैंने शार्ट में ARS HPD इस तरीके से लिखा है। आप भी अपने फार्मूला के आधार पर लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा अब का ज़माना ऐसा आ गया कि आलस आने लगता है। पहले लोग लिखने में ही काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे, आजकल है कि मुंह से भी लोग मैसेज को टाइप कर देते हैं, ठीक है, कि मैं फला जगह हूँ, आपको बाद में कॉल करूँगा। तो इसीलिए कौन जाए पेन उठाने, लेकिन जब तक आप कलम नहीं उठाएंगे, इसीलिए प्रेमचंद को कहा जाता है कलम का सिपाही। अगर उन्होंने कलम नहीं उठाया होता तो आज हम प्रेमचंद को नहीं जानते, ठीक है। आगे और भी निबंधकार हैं, जिसमें है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र 1974 में। मजदूरी और प्रेम पूर्ण सिंह, उत्तर फाल्गुनी कुमेरनाथ राय, उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय। 1982 में लिखा गया संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह। तो ये कुछ निबंध थे और उनके निबंधकार। तो कैसे आप सिलेबस से टू द पॉइंट आउट करके अपने नोट्स को बना सकते हैं, उसका एक डेमो प्रस्तुत करने की मैंने कोशिश की है। और आपको ये भी पता चला होगा कि पर्दे के पीछे हम कितना मेहनत भी करने की कोशिश करते हैं, और यही मेहनत है जो कि आप सभी को जोड़ी हुई है और मैं आप सभी से जुड़ा हूँ। वरना मेहनत से हम भागते तो फिर नहीं जुड़ पाते, और फिर जीने का क्या है, हर बार आदमी जन्म लिया है तो जिएगा ही जितना दिन तक जीना रहे, लेकिन कुछ करके जाना चाहिए। और मेरी यही कोशिश रहती है कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जब भी उनको कहीं भी मौका मिले अपने प्रदर्शन को करने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को बताने के लिए, तो एक्सपर्ट्स के आंख में आंख डालकर वो सवालों का जवाब दें, उनको लगे कि ये कहीं से पढ़कर आया हुआ है। और
इतने लोग जुड़े हुए हैं तो कौन प्रत्यक्षतः कभी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, लेकिन भावनात्मक रूप से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए बात करते हैं अन्य गद्य विधाओं के बारे में। अन्य गद्य विधाओं को नोट करते समय हमने माटी की मूर्तें, रामवृक्ष बेनीपुरी को देखा और नोट कर लिया कि कब ये निबंध प्रकाशित हुआ था। वैसे ये रेखा चित्र के अंतर्गत आता है, तो ये सब डिफरेंस जो है वो सब अपने दिमाग में रखिए। महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा पढ़ना है, ठीक है। मुर्दहिया को पढ़ना है तुलसी राम का, जो कि आत्मकथा है, दलित आत्मकथा है। 1944 में प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने लिखा, जो कि उनकी पत्नी थी। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की, इसको पढ़ना था आपको। 1974 में आवारम मसीहा विष्णु प्रभाकर ने लिखा, जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवनी पर आधारित है और इसको लिखने में कुल 14 साल उन्होंने लगा दिया। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन का पढ़ना था आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट आत्मकथा। आप फुदड़ी रमणिका गुप्ता, जो कि आदिवासी विचारक और चिंतक मानी जाती थी, तो उनका आपको पढ़ना है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का पढ़ना है, जो कि हास्य व्यंग के अंतर्गत है, जिसको भी हमने नोट किया और यहाँ पर अपना नोट्स में आपको दिखा भी रहा हूँ। भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई का, तो आप देख रहे हैं कि हरिशंकर परसाई के निबंध को भी आपको पढ़ना था और यहाँ पर अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत भी आपको पढ़ना है। बल्कि जो इसके पहले मैंने हरिशंकर परसाई के बारे में बताया था वो कहानी थी माता दिन इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, ठीक है। यहाँ पर निबंध पढ़ना है भोला राम का जीव। इसी तरीके से संस्कृति के 4 अध्याय को पढ़ना है दिनकर का। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की। जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इसका गलत नाम दिया हुआ है, ठीक है। फिर पढ़ना था मेरी तिब्बत यात्रा रालसा कृत्यायन। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे का, जो कि एक यात्रा वृत्त रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से हमने इस नोट्स के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करें उसके सिलेबस को पहले देखें, सिलेबस को फिर अपने हाथ से लिखें, एक छोटा सा नोट्स टाइप का बन जाएगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर लगातार उस परीक्षा में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आप सभी को मोटिवेट किया होगा और तुरंत आप जाकर जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उसके सिलेबस को प्रिंट आउट करके फिर उसके की पॉइंट्स को नोट करते जाएंगे और बाद में देखेंगे कि ये वही एक नोट्स के रूप में आपके सामने हो गया और कम समय में आप तेज़ी से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद कर लेंगे और परीक्षा में सफल हो जाएंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए